हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैदिक संस्कृत, वैदिक काल या वैदिक पीरियड। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले ही आ चुका है। टोटल इसके 4 पार्ट्स आएंगे, तो उन चारों पार्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में बहुविकल्पीय प्रश्नों की वीडियो है ये, और इसमें आपको ऐसे प्रश्न मैं बताने वाला हूं जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न ही आपको इस वीडियो में मिलेंगे, और इन प्रश्नों का जो PDF है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको PDF का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पर 31वां प्रश्न है। पार्ट 1 में हमने 30 प्रश्न कर लिए थे। इस वीडियो में हम 31वें प्रश्न से शुरू कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, जिसे 10 राज युद्ध भी कहा जाता है, किस तट पर लड़ा गया? तो 10 राज युद्ध जो था वह परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। परुष्णी नदी कौन सी नदी है? तो रावी नदी को परुष्णी नदी कहा जाता है। तो जो भरत वंश के राजा थे सुदास और अन्य 10 राजा थे, उन्हीं के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें सुदास को विजय प्राप्त हुई थी परुष्णी नदी या जिसे रावी नदी कहते हैं उसके तट पर। तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राज युद्ध परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया। अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 है। धर्मशास्त्रों में यह बताया गया है कि जो राजा होता था वो अपने द्वारा किए गए कार्य, जैसे सामान्य लोगों की जो सुरक्षा है, कल्याणकारी सेवा के बदले उपज का 1/6वां हिस्सा अपने वृत्ति के रूप में प्राप्त करता था। तो धर्मशास्त्रों की जो भू राजस्व दर थी वह 1/6 है। अगला प्रश्न है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो वह था धर्मशास्त्र के काल में। धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हो गई। अगला प्रश्न है, एशिया माइनर में स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन नंबर ए है, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला है, मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। सी वाला है, वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा, एशिया माइनर में जो बोगाज कोई एक अभिलेख है, उस अभिलेख में 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र जो कि देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र जो है वह ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र सावित्री या सूर्य देवता की स्तुति में रचा गया है, तथा गायत्री मंत्र ऋग्वेद के जो तीसरा मंडल है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, जिसके रचयिता विश्वामित्र हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं। तो उसका जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र मिला है। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था? तो न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचारित किया था। गौतम का नाम, तो गौतम का पूरा नाम है अक्षपाद गौतम। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो प्राचीन भारत में जो सोने के आभूषण होते थे उन्हें निष्क नाम से संबोधित किया जाता था। अगला प्रश्न है,
योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो योग दर्शन के प्रतिपादक जो हैं वे हैं पतंजलि। योग दर्शन 6 आस्तिक दर्शन, जिसे षड दर्शन बोला जाता है, में से एक है। इसके जो प्रणेता हैं वह पतंजलि मुनि हैं। अगला प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद पुस्तकें जो हैं वे दर्शन पर आधारित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दर्शन पर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। ऋग्वेद जो है वो उसमें स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं, तो ए का 4 में हो जाएगा। यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड हैं, तो बी का 2 हो जाएगा। सी वाला है सामवेद। सामवेद जो है वह एक संगीतमय स्रोत है, तो सी का 1 हो जाएगा। और चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, जादू टोना ये सब है, तो डी वाला, डी का 3 में हो जाएगा। तो आपका जो यहाँ पर आंसर होगा वो होगा A4 B2 C1 D3। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में वह नदी जिसका सबसे ज़्यादा वर्णन हुआ हो, तो वह था सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के राजा जो अश्वपति थे वह केकय के राजा थे। अगला प्रश्न है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, वैदिक नदी कुभा, जो जिसे काबुल भी कहते हैं, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो जो वैदिक नदी जो काबुल है उसका जो स्थान है वह अफगानिस्तान में। अगला प्रश्न है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो जो कपिल मुनि द्वारा जो प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है वह है सांख्य दर्शन। अगला प्रश्न है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो वह है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से भारत का यह एक स्थल है जिसकी खुदाई से लोहे के धातु के प्रचलन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अतरंजी खेड़ा कहाँ पर है। तो अतरंजी खेड़ा उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अंतर्गत गंगा नदी की सहायक काली नदी की तट पर स्थित है। इसकी खोज 1961-62 में हुई थी। इसकी खोज 1961-62 में हुई थी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो वह है सामवेद। सामवेद का जो संकलन है वह ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं। 1549 ऋचाएँ हैं सामवेद में। इनमें सिर्फ 78 ही नई जोड़ी गई हैं, बाकी जो सब ऋग्वेद से ही ली गई हैं। सामवेद भारतीय संगीत पर प्राचीनतम साक्ष्य है और जो इसके मंत्रों को गाए जाने वाले, जो इसके मंत्रों को गाते थे उन्हें उद्गाता कहा जाता था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। तो जो भागवत है वह प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
सूची 1 है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद जो था उसमें औषधियों से संबंधित बातें भी लिखी हुई थी, तो ए का 3 में हो जाएगा। उसके बाद है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा के बारे में लिखा हुआ है, तो बी का 1 हो जाएगा। सी वाला है यजुर्वेद। यजुर्वेद में बलिदान विधि दी हुई है, तो सी का 2 में। और सामवेद में संगीत का वेद इसे कहा जाता है, तो सी का 4 हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा A3, B1, C2 और D4। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चरक संहिता जो नामक पुस्तक है वह चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसकी जो भाषा है वह संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, चरक संहिता। अगला प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद में चलता है। अगला प्रश्न है, वैदिक युगीन सभा गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी। बी है राज दरबार होता था। सी मंत्री परिषद थी। डी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन एक संस्था थी, वैदिक युग की सभा वह जो थी वैदिक युग की मंत्री परिषद थी। वैदिक युग की जनतांत्रिक संस्थाओं में जो सभा है यह एक थी जिसके साथ एक दूसरी संस्था जिसे समिति कहा जाता है, सभा और समिति, इन दोनों को मिला करके सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहलाती थी और ये वैदिक सभ्यता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था थी। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो वैदिक युग में जो लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वह थी गणतंत्र। शासन का प्रमुख तो राजा होता था, लेकिन और राजा वंशानुगत भी होता था, लेकिन जनता उसे हटा भी सकती थी। वह क्षेत्र विशेष का राजा नहीं होता था। जैसे आप देखेंगे आगे कि जो राजा होता है वह एक बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार रखता है, लेकिन वैदिक युग में जो राजा होता था वह क्षेत्र विशेष पर नहीं बल्कि जन विशेष का वह राजा होता था, कुछ लोगों का वह मुखिया होता था। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद प्राचीन और प्रथम वेद है। ऋग्वेद में जो मंत्र हैं, ऋग्वेद में टोटल 10,627 मंत्र हैं और विभिन्न देवताओं का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो वह है सांख्य। सांख्य जो है वह भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। अगला प्रश्न है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो वह हुई है वैदिक युग में। वैदिक युग में 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? तो वह थी लुहार या लुहारगिरी। लुहार आप लोग जानते होंगे जो कि लोहे के सामान बनाते हैं, जैसे किसानों का हल या और भी जो लोहे के काम होते हैं वे लुहार लोग करते हैं। जो आर्य थे वे लोग लुहारगिरी नहीं करते थे, बढ़ईगिरी वे लोग करते थे। आभूषण बनाते थे, मृदभांड मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, लेकिन उस समय जो लुहारगिरी है वह नहीं किया जाता था। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में आपको उपवेद दिया हुआ है और सूची 2 में संबंधित इससे वेद दिए हुए हैं। जो आयुर्वेद था वह उसका जो संबंधित वेद था वह था ऋग्वेद। धनुर्वेद से संबंधित वेद यजुर्वेद। गंधर्व वेद का सामवेद और शिल्प वेद या अर्थशास्त्र का अथर्ववेद।
तो इसके जो उत्तर हैं वो सामने सामने ही हैं। इसका आपको जो ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा A1 B2 C3 D4, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप लोग ये PDF चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से जाकर के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके आगे भी अभी जैसे महाजनपद के चैप्टर्स भी, ये चैप्टर कवर हो जाने के बाद उसको भी हम लोग करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के वीडियोस हमने पहले ही अपलोड कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप सारी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।